नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर पीटीसी न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात सबसे पहले सीएम मनोहर लाल की करेंगे, जिन्होंने आज चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की है। चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक आज हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की है। कुल 12 एजेंडा इस बैठक में आज रखे गए थे, जिनमें से 11 मामलों में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान बताया कि रेजांगला चौक गुरुग्राम से सेक्टर 21 द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत रिपोर्ट यानी डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 1687 करोड़ के डीपीआर का ये काम 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 41 सदस्यों की एचएसजीपीसी की एडहॉक कमेटी बनाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये कमेटी बनेगी। सीएम ने कहा कि फरीदाबाद के लिए गमाडा की तर्ज पर एफएमडीए को मंजूरी दी गई है। वहीं जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को आज इस बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। बात आदमपुर के उपचुनाव की करेंगे। आदमपुर के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। 6 नवंबर को इसके नतीजे आने हैं। इस बीच वहां का सियासी गणित तमाम उम्मीदवारों के लिए क्या कहता है, इस पर हिसार से सुरेंद्र सावंत और संदीप सैनी की ये खास रिपोर्ट यहां आपको दिखाते हैं। आदमपुर में पिछले 24 साल में ये चौथी दफा है जब उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन की नौबत आई है। आदमपुर चौधरी भजन लाल का गढ़ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर पिछले सभी तीनों उपचुनाव में चौधरी भजन लाल परिवार का ही दबदबा रहा है। इस बार भी चौधरी परिवार के लिए स्थिति फायदेमंद ही लग रही है, क्योंकि इस बार भव्या बिश्नोई सत्तारूढ़ दल के टिकट पर मैदान में है। आदमपुर में भजनलाल परिवार के खिलाफ आज तक जिसने भी चुनाव लड़ा उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। फिर चाहे अपने दौर में चौधरी देवीलाल हो, या फिर पूर्व सीएम बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह, या फिर मौजूदा मंत्री रंजीत चौटाला हो, चाहे संपत सिंह हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हो, या फिर मौजूदा समय में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ही क्यों ना हो, आदमपुर ने किसी को अपना आशीर्वाद नहीं दिया। साल 1996 में यहाँ से चुने गए चौधरी भजनलाल फरवरी 1998 में करनाल सीट से सांसद बने थे, जिसके चलते उन्होंने आदमपुर से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद कांग्रेस के टिकट पर चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी सियासी पारी की यहां से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मास्टर हरि सिंह को भारी मतों से हराकर पहली ही बार विधानसभा में दस्तक दी। साल 2008 में यहां दूसरा उपचुनाव हुआ और उस वक्त तत्कालीन हुड्डा सरकार के दौरान भजनलाल को विधानसभा अध्यक्ष रघुबीर सिंह कादियान ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ हजका नाम से पार्टी बना ली थी। उस उपचुनाव में हजका से चुनाव लड़ते हुए भजनलाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे और वर्तमान समय में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला को हराया था। आदमपुर का तीसरा बाई इलेक्शन साल 2011 में हुआ, जब हजका से विधायक बने कुलदीप बिश्नोई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुलदीप बिश्नोई उस वक्त हिसार सीट से सांसद बन गए, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। उस उपचुनाव में बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने वो चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कुलबीर बेनीवाल को हराकर पहली बार विधानसभा में दाखिल हुई। अब आदमपुर में भव्य बिश्नोई के लिए मुश्किल ये हो सकती है कि दुष्यंत चौटाला का खुलकर उन्हें समर्थन शायद ना मिले, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई हिसार से बतौर सांसद भी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला को हिसार की विधानसभा सीटों में बतौर जेजेपी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयास और संभावनाएं जताई जा रही हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कमान चौधरी उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में आने के बाद अब उनकी साख भी दांव पर है। अगर भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो पार्टी में उनका कद और बढ़ जाएगा और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में वन मैन आर्मी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को वो जीत नहीं दिला पाते तो पार्टी के अंदर ही उनके विरोधियों के निशाने पर वो आ सकते हैं।
इस सब के अलावा इनेलो की तरफ से इस चुनावी मैदान में कुरड़ाराम बतौर उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और इन दोनों के साथ साथ कुल 22 प्रत्याशी आदमपुर के चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आदमपुर की जनता को लेना है। अब इंतजार 3 नवंबर का है, जब वोटिंग होगी और उसके बाद जनता का फैसला 6 नवंबर को मतगणना वाले दिन सामने आ जाएगा। हिसार से सुरेंद्र सावंत और संदीप सैनी के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। और आदमपुर के साथ साथ इस बीच हरियाणा में पंचायत चुनावों का दौर भी चल पड़ा है। चुनावों का ऐलान हो गया है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुटे हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र में इन चुनावों को लेकर लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं और कुरुक्षेत्र की जनता पंचायत चुनावों को लेकर क्या कह रही है, इसका जायजा लिया है पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने। हरियाणा में इन दिनों पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और 9 और 12 नवंबर को मतदान होना है। जाहिर है कैंडिडेट अपने अपने गांव में जा रहे हैं और अपने रूठों को मना रहे हैं। हमारे साथ हैं दलबीर सिंह जी। इनके परिवार की बात की जाए तो उनके दादाजी सरपंच रहे और कांग्रेस परिवार से हैं। रग रग में कांग्रेस भरी हुई है इनके। और जिस तरह से कांग्रेस के लेकर कहा जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारे के चुनाव होते हैं, गाँव के चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। हरियाणा प्रदेश गांव के अंदर बसता है और गांव में इस समय चुनावी माहौल पूरी तेजी से चल रहा है। दलबीर जी, ऐसा माना जाता है कि गांव का जो चुनाव होते हैं, पंच का, सरपंच का या जिला परिषद का, भाईचारे का चुनाव होता है। भाईचारे का चुनाव तो ये बिल्कुल भाईचारे का ही होता है। इसमें ज्यादा राजनीतिक लाग लपेट नहीं होता और गांव में जो छत्ती बिरादरी के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये लड़ते हैं ताकि सामाजिक तौर पर समानता बनी रहे। जिसका कोई काम सामाजिक या सरकारी काम करवाने का चुनाव होता है और ये चुनाव जो है आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए चुनाव होता है ताकि इसका सदुपयोग किया जाए, ना कि इसको राजनीतिक का अखाड़ा बनाया जाए। ये डोर टू डोर जा रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं और सबका सहयोग इनको मिल रहा है और यही चुनाव जीतेंगे। आप अभी से ताल ठोक रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठोक रहे हैं ताल। हम भी इनके लिए संघर्ष करेंगे डोर टू डोर जा करके। हमारा तो यही संदेश है। सरदार दलबीर सिंह जी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं जी। इनके दादाजी सरदार गुरप्रीत सिंह जी, पिताजी सरदार प्रीतम सिंह जी कुरुक्षेत्र चेयरमैन मार्केट कमेटी के सदस्य थे और उनका भी इनको सहयोग मिल रहा है। और आप भी ये बहुत बढ़ चढ़ के समाज सेवा हर काम में सहयोग रहे। किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। दिल्ली के अंदर भी और कुरुक्षेत्र के अंदर जो लंगर चल रहे उम्र के पास जी, वहाँ इन्होंने और गाँव के अंदर भी सभी से प्यार मोहब्बत है इनका। आगे बढ़ेंगे। तस्वीर पानीपत की, जहां पर इनसो की बैठक आज हुई है। इसमें छात्रों ने जमकर बवाल किया है। इसके चलते इनसो नेता और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला को बीच में ही इस बैठक को छोड़कर निकलना पड़ा है। ये बैठक पानीपत के आर्य कॉलेज के सभागार में चल रही थी। दिग्विजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन छात्रों के हंगामे के चलते वो महज 10 मिनट ही यहां रुक पाए। छात्रों के इस हुड़दंग को लेकर दिग्विजय सिंह ने काफी नाराजगी भी जताई है। अगली खबर रोहतक से है, जहां पर ड्रग्स के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्ति इकट्ठा कर अवैध रूप से बनाए गए मकानों को गिराने का काम चल रहा है। आज एक बार फिर नशे के कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। रोहतक के कोकराकोट में भारी पुलिस के बीच 2 आरोपियों के मकान गिराए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कब्जे और नशे के कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है और आगे भी इस तरह का अभियान चलता रहेगा। देखिएगा, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जोगिंदर और शीला, जो कि फकराकोट के रहने वाले हैं, इनको अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया, जो कि अगर मैं इनके मुकदमों की बात करूं, इन दोनों के ऊपर NDPS एक्ट के तहत काफ़ी मुकदमे दर्ज है, जो कि आज निगम की तरफ से और आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे फोर्स है और सभी को पहले नोटिस दे दिया गया था, उसके बाद ही कार्रवाई की गई। एक बार फिर आपका स्वागत है। बात अब सफाई कर्मचारियों की करेंगे। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों में एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के 90 नगर निकायों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों ने आज 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में भी कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने सरकार और कर्मचारियों के बीच पहले हुए समझौतों को लागू करवाने की मांग की है। दरअसल कर्मचारी पिछले लंबे समय से कच्चे कर्मियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने, नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना का
काल में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और उनके परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दिए जाने की भी मांग की जा रही है। मांगे हैं जी, जैसे कि कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का किया जाए, ठेका प्रथा खत्म किया जाए और जो 4000 रुपये जोखम भत्ता है तो जोखम भत्ता दिया जाए। और जो कोरोना महामारी में जो भी हमारे सफाई कर्मचारी, फायरमैन के सीवरमैन है, जो भी गुजरा कोरोना महामारी में, उसको 50 लाख रुपये और एक नियमित नौकरी। और उधर अंबाला में भी नगरपालिका संघर्ष कर्मचारी हरियाणा के आह्वान पर आज 2 दिनों की हड़ताल जारी है। इसी कड़ी में अंबाला में भी स्थायी कर्मचारी नगर परिषद के गेट पर भारी तादाद में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए हैं। संघ के जिला प्रधान वीरपाल कागड़ा ने बताया कि ये 2 दिन की हड़ताल नगरपालिका संघ कर्मचारी हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए बीच बीच में हड़ताल और धरने प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। हम हरियाणा सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि हमारी मांगों का समाधान करें बैठ के बातचीत के। तो आम जनता, आम पब्लिक को दिवाली का इतना बड़ा पर्व है जिस पर किसी को कोई मतलब असुविधा मिले। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। अब खबर गुरुग्राम से, जहां पर गोल्फ कोर्स रोड पर एक सड़क हादसा हुआ है। एक हिट एंड रन केस में यहां 2 साइकिल सवारों की मौत हो गई। एक गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाया गया, वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कार ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और पुलिस ने गाड़ी के नंबर के जरिए आरोपी की तलाश अब तेज कर दी है। कल शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास एक साइकिल सवार बाप बेटे साइकिलिंग के लिए जा रहे थे, तो एक स्कोडा गाड़ी आई बड़ी तेज स्पीड में चलाते हुए स्कोडा के चालक ने, और उस साइकिल को हिट किया, जिसमें धर्मपाल नाम के व्यक्ति को चोटें आई और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु होगी। एक और ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ में प्रदूषण मुक्त दिवाली को लेकर इस बार प्रशासन के क्या इंतजाम है। खास रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद।